हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है और आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए संविधान संशोधनों के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखा था। भारत के संविधान में कैसे संशोधन हो सकता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं, उस विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए जो संविधान में संशोधन हुए हैं उसको जानेंगे। देखिए, संविधान में अभी तक 106 बार संशोधन हो चुका है और इनमें से कुछ ऐसे संशोधन हैं जो खासकर मौलिक अधिकारों से संबंध रखते हैं। अगर हम बात की शुरुआत करें पहले अमेंडमेंट एक्ट से, पहले संविधान संशोधन 1951 से, तो हम ये देखते हैं इसमें। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि हम लोग साथ ही साथ इस संविधान संशोधन का डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है और उस समय किनकी सरकार थी, इसको साथ साथ देखते चलेंगे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में आपसे इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 18 जून 1951 को प्रभाव में आया। डेट ऑफ कमेंसमेंट का अर्थ होता है किस दिन यह लागू हुआ, किस दिन प्रभाव में आया। तो 18/6/1951 को, और उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। पहला संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31A और 31B को जोड़ता है और साथ ही साथ यह संविधान में 9वीं अनुसूची को भी जोड़ता है, 9th शेड्यूल को भी जोड़ता है। हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, तो उसमें 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 31A और 31B को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन एग्रेरियन रिफॉर्म से संबंधित था, कृषि सुधार से संबंधित था और साथ ही साथ यह जमींदारी व्यवस्था को एबोलिश करने से भी जुड़ा हुआ था। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? प्रथम संविधान संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी ताकि देश में जो कृषि भूमि है उसके एक सोशलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके एक समाजवादी वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। और जो जमींदारी प्रथा थी, लोगों के पास एकड़ों एकड़ ज़मीनें थीं, कई बीघा ज़मीन हुआ करते थे और कोई एकदम से भूमिहीन था। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत राज्य के ऊपर यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में निर्देश दिया गया है कि आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ डेवलप हो जाए। तो आर्टिकल 39B और 39C में ये डायरेक्टिव्स स्टेट को दिए गए हैं। तो इसी के आधार पर यह प्रथम संविधान संशोधन लाने की आवश्यकता हुई, एग्रेरियन रिफॉर्म को लेकर, कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर और साथ ही साथ जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए। 9th शेड्यूल को जो जोड़ा गया, तो 9th शेड्यूल को जोड़ने के पीछे मकसद ये था कि जैसे ही संविधान लागू हुआ, प्रभाव में आया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, तो इसके विभिन्न प्रावधानों को फिर कोर्ट में चुनौती भी दी जाने लगी, सुप्रीम कोर्ट में, और ये बहस उठने लगी कि क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है। तो 9th शेड्यूल के अंतर्गत ऐसे कानूनों को शामिल करने का प्रावधान किया गया जो कि जुडिशियल रिव्यू से वंचित होंगे, जिस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। मतलब 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कानून के विषय में न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाए जा सकेंगे कि यह मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या नहीं। तो इसी मकसद से पहले संविधान संशोधन के बाद आप देखें कि 9th शेड्यूल के अंतर्गत लगभग आपको 13 जो हैं ऐसे कानून इसके अंतर्गत शामिल किए गए। वर्तमान में 9th शेड्यूल के अंतर्गत 284 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, 284 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस शामिल हैं। अब ये देखिए कि आर्टिकल 19(1) यह भारतीय नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, आर्टिकल 19(1)(a) यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस पुट किए गए, इस फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन पुट किए गए। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन थे? देखिए, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको आपको ध्यान देना है। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये आपको आर्टिकल 19(2) में यह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के रूप में मेंशन है।
आर्टिकल 19(2) में। और चूंकि इन रिस्ट्रिक्शंस को रीजनेबल बना दिया गया, तो वह रीजनेबल है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगी। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19(2) में, और जैसे ही इन्हें रीजनेबल कहा गया तो ये जस्टिसिएबल हो गए। जस्टिसिएबल होने का अर्थ हुआ कि दे कैन बी क्वेश्चन्ड in the court of law, and at the same time reasonable restrictions means that such restrictions are important or crucial for the maintenance of such rights, कि मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत दिए गए हैं, वैसे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, अधिकार तो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, मौलिक अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, स्वच्छंदता नहीं हो सकती, पूर्णता में कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता, तो उसी के लिए कुछ उसके ऊपर उचित मतलब सीमाएं लगाई गई हैं, उसी को हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। वैसे ही सीमाओं को, तो अब चूंकि रिस्ट्रिक्शंस को रीजनेबल बना दिया गया, इसीलिए वह जस्टिसिएबल हो गए अपनी प्रकृति में। तो यहाँ आपको मेन बात यह ध्यान देनी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर 3 अधिक जो है ऐसे ग्राउंड उपलब्ध कराए गए जिसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ही हम जानते हैं कि 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 19(1)(g) से संबंधित एक यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(g) से संबंधित एक यहाँ पर प्रावधान आप इसको समझ सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(g) राइट टू कैरी आउट प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यह देश भर में कहीं पर भी व्यापार कारोबार करने की आज़ादी देता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस बाय द स्टेट इज नॉट टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट टू ट्रेड और बिजनेस। तो राइट टू ट्रेड और बिजनेस आपको आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो इस राइट के वायलेशन के आधार पर, यदि इस राइट के वायलेशन के आधार पर किसी भी कारोबार या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को या फिर राज्य के द्वारा वैसे कारोबार करने को चुनौती नहीं दी जा सकेगी, तो इससे फंडामेंटल राइट की सीमा क्या हुई? रिस्ट्रिक्ट हो गई। ऐसा क्यों अमेंडमेंट किया गया? क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया, जहां पर कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों तरीके के आर्थिक नीतियों को यहां पर शामिल किया गया। तो जो उत्पादन का राष्ट्रीयकरण है, कारोबार का राष्ट्रीयकरण है, किसी व्यापार का राष्ट्रीयकरण है, उसका अर्थ ये होता है कि उस क्षेत्र में सरकार कारोबार करेगी, या तो उसमें निजी कंपनियों को बाहर कर दिया जाएगा या सरकार को भी उस कारोबार को करने का अधिकार प्राप्त होगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का जो प्राथमिक अर्थ ये होता है कि अब उस क्षेत्र में कारोबार और आर्थिक गतिविधि वो सरकार के द्वारा संचालित की जाएगी। तो अगर कोई ऐसा कारोबार या व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और स्टेट या फिर स्टेट ट्रेडिंग की बात होती है, तो वह आर्टिकल 19(1)(g) के ग्राउंड पर उसे इनवैलिड नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट सीमित हो जाता है। अब हम फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955 की बात करें। इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट 27 अप्रैल 1955 है और इस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955 को लाया गया और इसमें आपको राइट टू प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ इसमें प्रावधान लाए गए थे। हम जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक मौलिक अधिकार रहा, एक फंडामेंटल राइट रहा। आर्टिकल 19(1)(f) ये राइट टू प्रॉपर्टी को गारंटी करता है, आर्टिकल 19(1)(f। और साथ ही साथ हम आर्टिकल 31 की बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर मिलता है। परंतु आप देखें कि फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा द स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन इन ल्यू ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट्स। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल 31(2) क्या कहता है। आर्टिकल 31(2) ये कहता है कि बिना एडिक्वेट कंपनसेशन के प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली एक्वायर नहीं किया जा सकता है। लेकिन फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955 में आप देखते हैं कि कंपल्सरी एक्विजिशन के अगेंस्ट में जो स्केल ऑफ कंपनसेशन है, जो कंपनसेशन दिया जा रहा है
कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए उसके ऊपर कोर्ट में स्क्रूटनी नहीं हो सकती है, मतलब उसे कोर्ट के स्क्रूटनी के बियॉन्ड कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 31(2) को लिमिट करने का प्रयास किया गया है, जहाँ पर कि कंपलसरी एक्विजिशन के लिए ड्यू कंपनसेशन की बात की गई है। अब आखिर अगर कोर्ट को, न्यायालय को यह अधिकार ही नहीं होगा कि वह कंपनसेशन सही है या गलत है इसका निर्णय कर सके, तो अधिकार सीमित हो जाता है, ये बात आती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि 4th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा स्टेट को, राज्य कहने का मतलब यहाँ संघ और राज्य की बात नहीं है, जो पॉलिटिकल स्टेट है, यह स्टेट को, इट ऑथराइज द स्टेट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड, इसने शक्ति प्रदान की स्टेट को कि वह किसी भी कारोबार को राष्ट्रीयकृत कर सकता है। राष्ट्रीयकृत करने का अर्थ हुआ कि उसमें केवल सरकार ही आर्थिक गतिविधियों को संचालित करेगी, नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड। आगे बढ़े, 4th अमेंडमेंट एक्ट में कुछ और ऐसे एक्ट जो है 9th शेड्यूल के अंतर्गत शामिल किए गए। हम जानते हैं कि शुरुआत में 9th शेड्यूल के अंतर्गत, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ कानून को शामिल किया गया था ताकि उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जा सके। आर्टिकल 31A और 31B को जोड़ा गया था। तो 4th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कुछ और कानूनों को 9th शेड्यूल में जोड़ा गया और इससे जो है आपको फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं। कैसे? क्योंकि 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट जोड़े जाते हैं वह जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाते थे। हम उस समय की बात कर रहे हैं। बाद में हम देखेंगे कि हालांकि 9th शेड्यूल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का कोएल्हो जजमेंट है, IR कोएल्हो जजमेंट 2007 में, IR कोएल्हो केस, ये आपको 2007 का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल के अंतर्गत भी शामिल किए गए कानूनों को कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यह कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। तो 9th शेड्यूल के अंतर्गत भी जो कानून आते हैं, कोएल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 को वायलेट करने के ग्राउंड पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। तो आप ये देखें कि 9th शेड्यूल में कुछ और कानून को जोड़ा गया 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955 में, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स फर्दर रिस्ट्रिक्ट हुए और इसने आर्टिकल 31 के भी स्कोप को बढ़ा दिया। सो इट एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31। नाउ कमिंग टू द 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963, ये ध्यान रखिएगा इस चर्चा के दौरान कि हम लोग केवल वैसे ही संविधान संशोधन के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिनका संबंध मौलिक अधिकारों से है, मौलिक अधिकारों को सीमित करने से या उनका विस्तार करने से, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करते हैं। तो अब हम बात करें 15th अमेंडमेंट एक्ट की, 15वां संविधान संशोधन 1963। इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट है 5 अक्टूबर 1963, 5 अक्टूबर 1963, और उस समय भारत में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। तो कई बार आपको विभिन्न परीक्षाओं में किस सरकार के द्वारा यह संविधान संशोधन लाया गया, ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कब कमेंस हुआ यह कानून, कब प्रभाव में आया, कब लागू हुआ, वैसे प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो इसीलिए इन आपको तथ्यों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। अब देखें कि 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में क्या हुआ कि इट इनेबल्ड द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स to any person or authority even outside its territorial jurisdiction if the course of action arise within its territorial limits। हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्रमशः रिट्स जारी करने का अधिकार है। रिट्स जारी करने का अधिकार है। रिट्स क्या होते हैं? यह जुडिशियल टूल्स हैं, जुडिशियल टूल्स हैं जिनके द्वारा कि जुडिशियरी अपने ऑर्डर्स को डायरेक्ट करती है, अपने आदेशों को निर्देशित करती है। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिट्स। हम जानते हैं हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, सर्ट्योररी है, प्रोहिबिशन है, क्यो वारंटो है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। तो आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, वह एक अपने आप में फंडामेंटल राइट है, क्योंकि वह पार्ट 3 में शामिल है। हम आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 32, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। अगर पार्ट 3 में किसी भी
प्रोविजन का वायलेशन होता है तो कोई इंडिविजुअल स्टेट के अगेंस्ट में या सर्टेन केसेस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को ऐसे पावर दिए गए हैं। आर्टिकल 226 में तो आर्टिकल 32 पार्ट 3 में है, इसीलिए वो अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 पार्ट 3 में शामिल नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट्स को भी रिट जारी करने के पावर दिए गए हैं। तो 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 में क्या किया गया कि अब देखिए आमतौर पर क्या है कि हाई कोर्ट केवल उन्हीं मामलों में रिट जारी करेगा, उन्हीं मामलों में वह रिट जारी करेगा जहां पर यदि वह मामला उसकी जुरिस्डिक्शन में, उसके क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 ने हाई कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार को विस्तारित किया और ये कहा कि यदि कॉज ऑफ एक्शन यदि किसी कार्य का कारण हाईकोर्ट के टेरिटोरियल लिमिट्स के अंतर्गत आता है, मतलब हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, किसी भी राज्य की सीमाओं में हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार पड़ता है, हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार किसी राज्य की सीमाओं के अंतर्गत होता है। लेकिन यदि कहा कि हाई कोर्ट ऐसे भी मामलों में रिट जारी कर सकता है किसी व्यक्ति को या किसी अथॉरिटी को, वह उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर भी हो सकता है यदि जिन मामलों को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं उनके कॉज उसकी टेरिटोरियल लिमिट के अंतर्गत आते हों। मतलब यदि कोई घटना हुई है और उसका कारण उस हाई कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट के अंदर आता है, यानी उस राज्य के अंतर्गत आता है, तो वैसे मामलों में भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति को विस्तारित किया गया है और इससे फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं सकता, हाई कोर्ट तक पहुंच आसान होती है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। तो यदि 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा हाई कोर्ट की रिट शक्तियों का विस्तार किया गया है तो यह फंडामेंटल राइट्स को मजबूत बनाने की दिशा में देखा जा सकता है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण और अधिक मजबूत हो सका। अब हम 16वें संविधान संशोधन की बात करें, 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 की। इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट भी 5 अक्टूबर 1963 है और उस समय जवाहरलाल नेहरू सरकार भारत में थी। डेट ऑफ कमेंसमेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 के द्वारा क्या किया गया कि इट empowered द स्टेट टू impose फर्दर restrictions इन द इंटरेस्ट ऑफ sovereignty एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऑन। इसने आर्टिकल 19(1) में 3 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पर और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। मतलब 16th अमेंडमेंट एक्ट ने फंडामेंटल राइट्स को और रिस्ट्रिक्ट करने के प्रावधान को जोड़ा। किस पर? द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम जानते हैं कि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत 1B के अंतर्गत राइट टू असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्वक जमा होना। और आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आपको राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस है। तो इन तीनों फंडामेंटल राइट्स पर स्टेट को एम्पावर किया गया कि वह फर्दर रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर सकता है भारत की अखंडता और संप्रभुता के इंटरेस्ट में, के हित में। तो यहाँ पर 16th अमेंडमेंट एक्ट के प्रभाव से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के जो हैं वह बाधित होते हैं, सीमित होते हैं। एक तरीके से हम कहें तो सीमित होते हैं। इससे ये है कि यदि सरकार चाहे तो भारत के संप्रभुता और अखंडता के आधार पर यदि कोई कानून लाए और नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति, पीसफुल असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, उसके अधिकार से वंचित करे, तो फिर उसको जाकर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका प्रभाव इस तरीके से पड़ता है। अब आप ये देखें कि 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 की हम बात करें। 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 यह आपको 20 जून 1964 को प्रभाव में आया और उस समय लाल बहादुर शास्त्री की सरकार भारत में थी। इसने आर्टिकल 31A को अमेंड किया। आर्टिकल 31A हमने चर्चा की शुरुआत में बात की थी कि यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 31A में परिवर्तन किया गया और इट प्रोहिबिटेड द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन। जो निजी खेती के अंतर्गत भूमि है
उसके एक्विजिशन पर, उसके अधिग्रहण पर इसने रोक लगाई अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज पेड एज कंपनसेशन। मतलब कि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का प्रयास किया गया 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 के द्वारा, जिसमें कि आर्टिकल 31A को संशोधित किया गया। इसमें क्या किया कि पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर यदि कोई व्यक्ति निजी रूप से किसी भूमि पर खेती कर रहा हो तो पर्सनल कल्टीवेशन के अंतर्गत जो भूमि है उसके एक्विजिशन को प्रोहिबिट किया जब अन्यथा अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज पेड एज कंपनसेशन, जब तक कि उस भूमि का जो बाजार मूल्य है वह जब तक कि कंपनसेशन के रूप में ना दिया जाए। अर्थ ये हुआ कि बिना मार्केट वैल्यू दिए हुए किसी भी लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन को, किसी भी भूमि जिस पर कि कोई व्यक्ति निजी खेती कर रहा हो, निजी रूप से खेती कर रहा हो, उसे बिना मार्केट वैल्यू दिए हुए सरकार भी उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो यह राइट टू प्रॉपर्टी को एक तरीके से और ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसके बाद जो खेती वाली ज़मीन थी उसके अधिग्रहण को और ज़्यादा कठिन बना दिया गया। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स को और सिक्योर करने की दिशा में अमेंडमेंट सामने आता है। उसके बाद हम बात करें महत्वपूर्ण संशोधन की 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 की। 24वां संविधान संशोधन यह संविधान संशोधन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और फंडामेंटल राइट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल है। डेट ऑफ कमेंसमेंट है इसका 5 नवंबर 1971 और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार भारत में थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने आर्टिकल 13 में एक क्लॉज 4 ऐड किया। आर्टिकल 13 में इसने क्लॉज 4 को ऐड किया और आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया। आर्टिकल 368 में भी क्लॉज 4 को ऐड किया। ठीक है, तो आर्टिकल 13(4) क्या कहता है? आर्टिकल 13(4) ये कहता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो भी संविधान संशोधन किए गए, जो भी बदलाव लाए जाएंगे, उन पर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि स्टेट मतलब ऐसा कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता है जो पार्ट 3 के अंतर्गत दिए गए प्रोविजंस को वायलेट करे। सो इन इफेक्ट इट मीन्स दैट आर्टिकल 13 सेज दैट कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाले कोई कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर कोई कानून आर्टिकल 13 अगर कोई कानून पार्ट 3 के प्रोविजंस को वायलेट करता है तो उसे उस बेसिस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल और वाइड घोषित किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 13(4) में यह ऐड किया गया कि अगर संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत किया जाता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। सो दिस वाज एडेड बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 13(4). तो यहाँ से क्या किया गया कि आपको फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का प्रयास किया गया। फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो चेक्स थे आर्टिकल 13 में, उसको रिमूव करने का प्रयास किया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव हम देखते हैं कि इस संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती दी गई, चैलेंज किया गया। अच्छा, आर्टिकल 368(4) क्या कहता है? 368(4) ये कहता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए बदलाव, किए गए संविधान संशोधन को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी ग्राउंड पर। तो आर्टिकल 368(4) क्या करता है कि जुडिशियल रिव्यू के पावर को ही एक तरीके से समाप्त कर देता है कि मतलब आर्टिकल 368 के कंटेक्स्ट में, संविधान संशोधन के कंटेक्स्ट में 368 क्लॉज 4 ये कहता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए जो संवैधानिक बदलाव हैं उन पर न्यायपालिका प्रश्न नहीं उठा सकती है किसी भी आधार पे। अफर्म द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और इसने आर्टिकल और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने संसद की उस शक्ति को अफर्म किया कि वह संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है। तो यह 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये एक महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किया गया। और इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये आया? तो आप देखें कि 1967 में जो गोलकनाथ केस था, 1967 का गोलकनाथ केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को संविधान में मौलिक अधिकारों को बदलने की शक्ति नहीं है। वह संविधान के अलग अलग हिस्सों को बदल सकता है परंतु फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकता है। तो उसी के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा
24वां संविधान संशोधन लाया गया और पार्लियामेंट को यह शक्ति स्पष्ट रूप से दी गई कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकता है, मौलिक अधिकारों को भी बदल सकता है। और साथ ही साथ ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इसने राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया कि वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को अपनी मंजूरी देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को वह रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इट मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हम जानते हैं कि जब कोई भी बिल राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उनके समक्ष यह ऑप्शन होता है कि वह उसे असेंट दें, सहमति दें अपना, या उसे वो रिजेक्ट कर दें, विथ होल्ड हिज और हर असेंट, या फिर मनी बिल को छोड़कर उसे सदन को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में यह मैंडेटरी कर दिया गया 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कि राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देनी, सहमति देनी अनिवार्य होगी। तो ये सब आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम 25वें संविधान संशोधन की बात करें, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। यह 20 अप्रैल 1972 को कमेंसमेंट इसका हुआ। 20 अप्रैल 1972 को यह लागू हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी और इसने आर्टिकल 31 क्लॉज 2 को अमेंड किया। आर्टिकल 31 क्लॉज 2 हम जानते हैं कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में कंपनसेशन की बात करता है। तो आर्टिकल 31(2) को अमेंड किया गया और आर्टिकल 31(2)(b) और आर्टिकल 31(c) इंसर्ट किया गया। अब इसके इन चेंजेस से क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है आर्टिकल 31 क्लॉज 1 में और आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में, ये दोनों कर्टेल हो गए, ये दोनों और ज़्यादा सीमित हो गए। इसमें द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे। अब देखिए कि आर्टिकल 31(2) क्या कहता है कि विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन कंपलसरी एक्विजिशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने क्या किया कि कोर्ट्स के उस जुरिस्डिक्शन को समाप्त कर दिया जिसमें कि कोर्ट्स जो हैं वह एक्विजिशन के लिए दिया गया कंपनसेशन, जो उसके लिए जो कंपनसेशन दिया गया है प्राइवेट प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए, वह एडिक्वेट है कि नहीं, इस एडिक्वेसी को कोर्ट डिटरमाइन नहीं करेंगे, कोर्ट में इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 को सीमित करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया। आप देखेंगे कि इसका प्रभाव ये पड़ा कि बाद में जाकर जब 44वें संविधान संशोधन में पूर्ववर्ती सरकार के कई फैसलों को पलटा गया, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को कमज़ोर करने का यह जो सिलसिला था वह आगे बढ़ता गया और 44वें संविधान संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी को संवैधानिक एक मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करते हुए उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये 44वें संविधान संशोधन में हम आगे जाकर देखेंगे। अच्छा, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में 25वें संशोधन से यह भी किया गया कि प्रोवाइडेड दैट एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट टू द डीपीएसपी इन आर्टिकल 39(b) और (c) कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 14, 19 एंड 31। आर्टिकल 39(b) और (c) में हम जानते हैं कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। तो आर्टिकल 39(b) और (c) भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल 39(b) ये कहता है कि जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं समाज में, संसाधन हैं समाज के, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि उससे पब्लिक पर्पस सर्व हो। तो यह 39(b) कहता है। 39(c) यह कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम इस तरीके से ऑपरेट करे जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना हो जाए। मतलब जहाँ पर कि धन का केंद्रीकरण ना हो जाए, जहाँ पर कि वेल्थ का, संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो जाए और उत्पादन के माध्यमों का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंसंट्रेशन ना हो जाए। तो आर्टिकल 39(b) और (c) यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। 25वें संविधान संशोधन में यह कर दिया गया कि यदि इन दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 39(b) और 39(c) को प्रभाव में लाने वाला कोई कानून बनता है तो उन्हें आर्टिकल 14, 19 और 31 के वायलेशन के ग्राउंड पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट फर्दर कर्टेल हुए, फर्दर रिस्ट्रिक्ट हुए, सीमित हुए।
अब हम बात करें 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 की, 34वां संविधान संशोधन 1974। डेट ऑफ कमेंसमेंट इसका 7 सितंबर 1974 है और इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी। इसने क्या किया कि लैंड टेन्योर और लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए कई अधिनियम 20 मोर एक्ट्स को 9th शेड्यूल के अंतर्गत जोड़ा। लैंड टेन्योर और लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए कई ऐसे कानून थे जिसे कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया और फिर उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बाहर करके फंडामेंटल राइट्स को कमजोर करने का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे प्रयास होता है। तो आइटम 67 to 86 9th शेड्यूल में इसके द्वारा जोड़े गए, मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी को और फर्दर वीकेन किया गया, जो तब तक एक फंडामेंटल राइट बनी हुई थी। 40वें संविधान संशोधन 1976 की हम बात करें, 1976, इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट 27 मई 1976 है और इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसने 9th शेड्यूल में और 64 ऐसे केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों को जोड़ा जिनमें से अधिकांशतः लैंड रिफॉर्म से संबंधित थे, उन्हें 9th शेड्यूल के अंतर्गत ऐड किया गया। तो बात फिर वही हो गई कि 9th शेड्यूल के अंतर्गत लैंड रिफॉर्म, लैंड टेन्योर के और एक्ट्स को जोड़कर राइट टू प्रॉपर्टी को धीरे धीरे करके सीमित कर दिया गया। तो ये उसका प्रभाव है। अब हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें व्यापक प्रयास किया गया संविधान के कई प्रोविजंस को बदलने का। इसका कोई एक डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं है, ये अलग अलग दिन प्रभाव में आया, इस फैक्ट का ध्यान रखिएगा। और 30 जनवरी 1977 से शुरू होते हुए अलग अलग दिन यह प्रभाव में आया, किसी एक दिन प्रभाव में पूरा अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी और 42वें संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने के लिए संविधान में पार्ट 4A ऐड किया गया और हम जानते हैं कि अब फंडामेंटल राइट्स को की गारंटी के लिए यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो न्यायपालिका वहाँ पर ये देख सकती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, अपने मौलिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है या नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़कर देखा जा सकता है। तो क्या हुआ कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने का, उसे रिस्ट्रिक्ट करने का इसमें भी प्रयास मिलता है। अच्छा, एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने का जो सुझाव था, यह स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था। यह समिति कांग्रेस के द्वारा स्थापित एक समिति थी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर पार्ट 4A जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अच्छा, अब ये देखिए कि इसने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं सभी को जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दिया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल स्क्रूटनी, उसकी जो है किसी भी संविधान संशोधन की जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं की जा सकेगी, उसके ऊपर न्यायपालिका में प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। और इस प्रकार से इसने कोर्ट के न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया, सीमित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार को भी कम कर दिया। तो ये सभी फंडामेंटल राइट्स की जो रेजीम है पार्ट 3 में, उसको वीकेन करते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं। आप बाद में देखें कि इनका प्रभाव ये पड़ा कि यही दौर था, देश में आपातकाल का दौर था, जिस दौरान की लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन हुआ था और इस तरीके से संवैधानिक बदलाव करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को और ज़्यादा कमज़ोर किया गया। साथ ही जहां पहले केवल आर्टिकल 39B और C के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रभाव देने वाले कानून ही जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षित किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन ने कह दिया कि किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने वाले कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के ग्राउंड पर इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किए जा सकते हैं। यानी जो प्रोटेक्शन पहले 39B और C को प्राप्त था वो पार्ट 4 के अंतर्गत आने वाले सभी DPSP को, डायरेक्टिव्स को दे दिया गया। और साथ ही इसने संसद को शक्ति दी कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कानून बना सकता है और वैसे कानून मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता होगी, उन कानूनों की मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता होगी, प्रेसिडेंस होगा। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को सीमित करके नागरिकों के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया गया था।
अब देखें कि 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 क्यों लाया गया। इसलिए लाया गया क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐसे एक्सेस किए गए थे जिससे कि नागरिक के अधिकार बहुत सीमा तक बांध दिए गए थे, बहुत सीमा तक कम कर दिए गए थे। तो उसी को अंडू करने के लिए 43rd अमेंडमेंट एक्ट ने 42वें संविधान संशोधन के कई ऐसे आर्टिकल्स को ओमिट कर दिया, हटा दिया, और इसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जारी करने के जो अधिकार हैं उसको रिस्टोर कर दिया। 42वें संविधान संशोधन में उसे सीमित कर दिया गया था, वो जो बदलाव किए गए थे उसको अंडू कर दिया और उनके रिट जारी करने के और जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति थी न्यायपालिका की उसे रिस्टोर किया। ठीक है, ये बदलाव आपको 13 अप्रैल 1978 को यह प्रभाव में आए और उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। हम जानते हैं कि आपातकाल के बाद फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसके बाद जो है यह बदलाव 43वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन की हम बात करें, यह भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है 1978। किसी एक दिन इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं है, 19 जून 1979 से शुरू होता हुआ 1979, 19 जून 1979 मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो अलग अलग डेट्स पे कमेंस हुआ, 19 जून 1979 से शुरू होता हुआ। अच्छा, इसने क्या किया कि gave constitutional protection to publication in newspaper of true reports of the proceedings of the parliament and state legislature। हम जानते हैं कि यह legislative privilege है आर्टिकल 105 और 194 में, आर्टिकल 105 और 194 में पार्लियामेंट को और 194 में स्टेट लेजिस्लेचर को कि वह अपने सदन के अंतर्गत जो डिस्कशन डिबेट हैं प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें पब्लिश करने का अधिकार रखती हैं। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अखबारों को भी अधिकार दिया गया कि वह सदन में विधायिका में जो भी प्रोसीडिंग्स है, डिबेट है, उनकी ट्रू रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उन्हें संवैधानिक संरक्षण दिया गया। उन्हें विधायिका से इसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है यदि वो ट्रू रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं तो। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बदलाव किए गए कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(f राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। आर्टिकल 19(1)(f और 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार आता था उसे फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से रिमूव कर दिया गया और उसे केवल एक लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A जोड़कर उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। तो अर्थ ये हो गया कि संपत्ति का अधिकार अभी भी है अनुच्छेद 300A के अंतर्गत, लेकिन वह मौलिक अधिकार नहीं है। अर्थ ये हुआ कि यदि संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता, तो क्योंकि वह एक मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और साथ ही साथ 44वें संविधान संशोधन ने यह प्रावधान किया कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत आने वाले फंडामेंटल राइट्स निरस्त नहीं किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में आपातकाल विभिन्न अनुच्छेदों में जैसे आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360 में उल्लेख है नेशनल इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट रूल का, फाइनेंशियल इमरजेंसी का। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप देखें कि अनुच्छेद 358 क्या कहता है, आर्टिकल 358 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में है तो आर्टिकल 19 जो है वह सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 359 में है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से अन्य भी फंडामेंटल राइट्स को वह सस्पेंड कर सकती हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने यह कह दिया कि आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 20 के अंतर्गत क्या क्या है कि एक्स पोस्ट फैक्टो कानून नहीं लागू किया जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टी नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात क्या है कि उसमें डबल जियोपार्डी, एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, मतलब खुद के ही अगेंस्ट में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने 44वें संविधान संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकेगा। तो इससे मौलिक अधिकारों को एक तरीके से सुनिश्चित करने की, सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। और इसका प्रभाव ये है कि आपातकाल के दौरान व्यक्ति के जो जीवन की स्वतंत्रता है और उसके जो क्रिमिनल
केसेस में पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स हैं वह सुरक्षित हैं। तो यह इस कड़ी का पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम अन्य ऐसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की चर्चा करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।